हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें वनपाल का दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर यह आधारित है। दोस्तों, सरल भाषा में व्याख्या सहित और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दोस्तों ये अभ्यास है। अगर आपने जो पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान वनपाल मॉडल पेपर 2026 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सफलता की तैयारी आज से ही। देखिए, ये अपना सिलेबस रहेगा जिसमें 50 प्रश्न राजस्थान जीके के होंगे, 20 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 15 प्रश्न गणित के होंगे और 15 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे। टोटल 100 प्रश्न, ठीक है। और यही पैटर्न रहेगा परीक्षा का। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में स्रोत दे रखा है। देखिए, यहाँ पे अपने को ये बताना है कि कौन सी नदी कहां से उसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर देखिए, चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये इसका जो उद्गम है वो दोस्तों महू के दक्षिण में मानपुर से, महू के दक्षिण में मानपुर से, यानी कि जानापाव पहाड़ी जो महू मध्य प्रदेश में है और वहां पर भी मानपुर से चंबल नदी का उद्गम है वो होता है। तो यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों नागपाड़ अजमेर से होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी। अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी से लूनी नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियों में वेरों का मठ से, खमनोर की पहाड़ियों में वेरों का मठ से बनास नदी का उद्गम होता है। और बाणगंगा नदी का उद्गम दोस्तों जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ की फसल है वो नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? देखिए, चावल, ज्वार और मक्का। यहाँ पर जो गेहूं है वो क्या है? तो ये रबी की फसल है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में यह स्थित है जाखम सिंचाई परियोजना, ठीक है। जाखम नदी पर है ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एस्बेस्टोस के जो भंडार है वो दोस्तों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर, अजमेर में भी दोस्तों एस्बेस्टोस के भंडार है वो पाए जाते हैं। गंगानगर, नागौर इसमें गलत हो जाएगा। जयपुर, अलवर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी इसमें क्या है? सही है। ए और डी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के सहयोग से हुई थी। कनाडा के सहयोग से हुई थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में।
फतेह सागर झील के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। 7 नंबर का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मध्यमाही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? मध्यमाही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए अपने को सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। मध्यमाहीन बेसिन की बात हो रही है तो दोस्तों यह क्षेत्र है वो वागड़ के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, देखिए यह क्षेत्र सोम जाखम तथा इरु नदियों द्वारा अपवाहित है, बिल्कुल सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी कि महान सीमा भ्रंश ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी कथन क्या है? सत्य है। सही कथन बताना था, ए और बी इसमें सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नीचे दो कथन दे रखे हैं। एक तो अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए और कारण आर अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अभिकथन ए देखिए शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों शुष्क वन किसको कहते हैं? ड्राई क्षेत्र, यानी कि दोस्तों वहां पर जो औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो होते हैं दोस्तों शुष्क वन क्षेत्र। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, आबनूस और जंगली आम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा नंबर का जो कारण है, ठीक है, वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है, आर, लेकिन आर सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अब यहाँ पर वही अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए अभिकथन ए में देखिए 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल बनवाया था। कारण आर देखिए यह रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेलों, त्योहारों और जुलूसों, सवारियों को देख सके। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गिलुंड सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। गिलुंड सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए गिलुंड के पड़ोसी सभ्यता स्थल आहड़ में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। गिलुंड के पड़ोसी सभ्यता स्थल आहड़ में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें? देखिए ये तो सही है,
ठीक है। लेकिन गिलुंड के पड़ोसी सभ्यता स्थल आहड़ में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, ये कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर पकी हुई ईंटों का नहीं, वहां पे धूप में सूखी कच्ची ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था आहड़ में। तो यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोटा में क्रांति कब हुई थी? दोस्तों कोटा में क्रांति है, ये हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857। तो दोस्तों यहाँ पे 15 अक्टूबर कर लेना, OCT, ठीक है। नसीराबाद में क्रांति है दोस्तों 28 मई को हुई थी, 28 मई को, ठीक है। एरिनपुरा में क्रांति है वो 21 अगस्त को हुई थी, 21 अगस्त को। और नीमच में क्रांति है ये दोस्तों 3 जून को हुई थी। कब? 3 जून, ठीक है। तो ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित तारीखें हैं। तो अगर अपन क्रम में जमाएं तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा? मई, जून, फिर अगस्त और फिर अक्टूबर। तो यहाँ पे बी डी सी ए, बी डी सी ए, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, बी डी सी ए। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन 1 और एक कथन 2, एक कथन 1 और एक कथन 2। यहाँ पर देखिए, आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व है गैर किसानों ने किया था। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व है गैर किसानों ने किया था। कथन सेकंड देखिए, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व है एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था, YN हांडा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। तो ये पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? गलत हो जाएगा। पहला कथन इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यानी कि YN हांडा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यशवंत नारायण हांडा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक गलत है, सेकंड सही है, एक गलत है, सेकंड सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो त्रिलोक चंद्र माथुर, इनके अलावा चिरंजी लाल शर्मा, मदन सिंह के द्वारा दोस्तों 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर त्रिलोक चंद्र माथुर ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर अपने को देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण प्रकाशित किया। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण प्रकाशित किया किसने? जयनारायण व्यास ने। तो अपना पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, वे राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों रहे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। उन्हें शेर ए राजस्थान और धुन के धनी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान और धुन के धनी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें तीनों के तीनों कथन है वो जयनारायण व्यास के बारे में सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख दोस्तों धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस किले को चुनेंगे? बताइए, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने
कौन से किले के बारे में ऐसा कहा था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है भैंसरोड के किले के बारे में ऐसा उन्होंने कहा था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो दोस्तों सावंत सिंह बनी ठनी चित्रकला का आपने नाम सुना ही होगा। तो ये किशनगढ़ रियासत के शासक थे दोस्तों सावंत सिंह। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सुशीर वाद्य यंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुशीर वाद्य यंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मोरचंग लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र है जिसे लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। मोरचंग लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र है जिसे लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। दूसरा, अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। दोस्तों ये भी बिल्कुल क्या है इसमें सही है। तीसरा देखिए, सतारा अलगोजा बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। सतारा अलगोजा बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो सुशीर वाद्य यंत्र के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर दे रखा है। बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कथन ए में देखिए, स्वांग कला में कलाकार किसी विशेष पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र का रूप धारण करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहरूपिया कला जिसको कहा जाता है। तो इसमें कलाकार किसी विशेष पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र का रूप धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड इस कला के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो जानकीलाल भांड है वो इस कला में निपुण है। तो यहाँ पर देखिए कथन तो ये बिल्कुल सही है और कारण भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या है वो नहीं करते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। उपरोक्त में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलीधूप या धौलीधूप गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संत दादू दयाल जी का जो जन्म है वो दोस्तों अलवर में हुआ ही नहीं, इनका जन्म ही दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो अपना पहला कथन ही क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। और इनका जन्म दोस्तों 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, धौलीधूप अलवर में तो संत लालदास जी का जन्म हुआ था। तो अपना पहला कथन गलत हो गया। आगे देखिए, दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। तो दोस्तों भी ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें एक गलत दूसरा सही है, एक गलत दूसरा सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्थानीय देवी देवता है और सूची सेकंड में जन्म स्थान है। यहाँ पर देखिए तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खड़नाल नागौर में हुआ था। तो इसमें नागौर आ जाएगा। गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था। तो इसमें ये चूरू आ जाएगा। तल्लीनाथ जी का जन्म दोस्तों शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। तो जोधपुर ये आ जाएगा। बाबू जी का जन्म दोस्तों कोड़ू गांव फलोदी में हुआ था। तो यहाँ पर कोड़ू आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 24 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विवाह की रस्में हैं और सूची सेकंड में विवरण है। यहाँ पर देखिए सामेला दोस्तों, सामेला किसको कहते हैं? सामेला दोस्तों ये बोलता है जिसमें वधु के पिता सगे संबंधियों द्वारा वर का जो स्वागत किया जाता है, यानी कि बारात का जो स्वागत किया जाता है वो होता है सामेला। तो इसमें देखिए सामेला इसमें क्या हो जाएगा, वधु के घर पहुंचने पर वर का स्वागत है वो सामेला कहलाता है। और पहरावणी
पैरावणी में क्या होता है दोस्तों? पैरावणी में देखिए, बारातियों को दिया जाने वाला उपहार, बारातियों को दिया जाने वाला उपहार है वो पैरावणी कहलाता है। जला गीत दोस्तों, जला गीत कब गाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। जला गीत है ये, देखिए, वधु पक्ष द्वारा वर का डेरा देखने जाते समय ये जला गीत है वो गाया जाता है। और बडार, बडार दोस्तों विवाह के अगले दिन दिए जाने वाला जो प्रतिभोज है उसको बडार कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। यहाँ पर कथन ए और कारण आर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कथन ए के अंदर राजस्थान में पगड़ी यानी कि साफा केवल सिर को धूप से बचाने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के गौरव का प्रतीक है। राजस्थान में पगड़ी यानी कि साफा केवल सिर को धूप से बचाने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के गौरव का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है दोस्तों वो क्या है इसमें सही है। ठीक है। दूसरा देखिए, कारणार, पगड़ी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करती है तथा विभिन्न उत्सवों पर पगड़ी द्वारा सम्मान देने की परंपरा आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों दोस्तों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालक्रमानुसार कालक्रम कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर अपने को चुनना है। यहाँ पर देखिए, श्रृंगार काल दोस्तों, श्रृंगार काल ये देखिए, आपने को ये पता होना चाहिए कौन सा काल कब से कब तक था। तो श्रृंगार काल है ये दोस्तों 1650 से 1850 तक चला था दोस्तों। ये 1650 से 1850 के बीच का जो काल है वो श्रृंगार काल माना जाता है। और वीर गाथा काल है ये दोस्तों 1050 से दोस्तों 1450 ईस्वी तक, 1450 ईस्वी तक वीर गाथा काल है वो चला था। और विविध प्रवृत्तियों वाला काल, विविध प्रवृत्तियों वाला जो काल है ये आधुनिक काल यानी कि 1850 के बाद में जो काल चलता है वो विविध प्रवृत्तियों वाला काल है वो चल रहा है अभी। और भक्ति काल है, ये जो भक्ति काल है ये दोस्तों कब से कब तक? ये 1450 से लेकर 1650 के बीच का जो काल है वो दोस्तों भक्ति काल कहलाता है। अब इनको अपन क्रम में जमाएंगे तो दोस्तों कैसे जमाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वीर गाथा काल, फिर आएगा दोस्तों इसमें भक्ति काल यानी कि BDAC। BDAC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। BDAC कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोमल कोठारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोमल कोठारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उन्होंने जोधपुर के बोरुंदा में रूपायण संस्थान की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। 1960 में जोधपुर में बोरुंदा में रूपायण संस्थान की स्थापना की कोमल कोठारी ने, बिल्कुल सही है। उनका मुख्य कार्य लोक कलाकारों और लोक संस्कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उन्हें 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अपने को उत्तर चुनना है, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। यहाँ पर देखिए, सरिस्का बाग रिजर्व अजमेर में स्थित है, तो अजमेर में कहाँ है ये? अलवर में है ये, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे 1978 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। पुष्कर झील इस रिजर्व का अन्य आकर्षण केंद्र है। तो ये पुष्कर झील का दोस्तों यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ अजमेर में स्थित है, ये कहाँ अलवर में है। देखिए इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है तो यहाँ पर है बीसीई कथन है वो इसमें सत्य है। बीसीई कौन से ऑप्शन में? ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर आप देखिए जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में कौन सी जलवायु है वो पाई जाती है? तो इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। जयपुर के अंदर दोस्तों उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर के अंदर आर्द्र जलवायु और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी बी ए, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? बताइए कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें लाल पीली मृदा है वो पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? तो दोस्तों टोटल 82 प्रकार के खनिज हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका शुभारंभ 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ दोस्तों 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य राजस्थान को सतत औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। बिल्कुल सही है। यह केवल विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यह केवल विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवा क्षेत्र, पर्यटन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, इन क्षेत्र में भी दोस्तों वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन है वो सही है। सही कथन चुनना था, 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, मानव संसाधन व युवा विकास से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं और उनके उद्देश्यों का सही मिलान पहचान कीजिए। मानव संसाधन व युवा विकास से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं और उनके उद्देश्यों का सही मिलान पहचान करना है। यहाँ पर 3 कथन है वो दोस्तों दे रखे हैं। अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा सही मिलान किया गया है। देखिए ड्रीम महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल व डिजिटल मेटरिंग, बिल्कुल सही है। राज सवेरा, तो ये नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। राज पहल, प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स के माध्यम से शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनना था, तो यहाँ पर तीनों ही सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है टाई एवं डाई।
टाई एवं डाई, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 35 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए दोस्तों सहमति और रजामंदी से, सहमति और रजामंदी से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 39 क में, अनुच्छेद 39 क में। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से वर्ष जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनलाल सुखाड़िया ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट, प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है तो वो है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यक्ष वह अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ए सी और डी ये तो सही है, इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है, गलत ही पूछा है अपने को। 46 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में समिति या आयोग या संस्था दे रखी है और सूची सेकंड में वर्ष दे रखा है। यहाँ पे देखिए, राज्य शासन सचिवालय की स्थापना, राज्य शासन सचिवालय की जो स्थापना है ये दोस्तों कब की गई थी? तो ये अप्रैल 1949 में की गई थी।
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हरिश्चंद्र माथुर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हरिश्चंद्र माथुर, बताइए। तो यहाँ पर 1963 में स्थापित किया गया था दोस्तों ये, ठीक है, ये संस्था, आयोग। और जी के बनोत समिति, जी के बनोत समिति दोस्तों 1992 में इसका गठन हुआ था। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन है वो दोस्तों शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में 1999 में। ये सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नगरपालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए, समय से पूर्व न भंग किया जाए दोस्तों, वो है 5 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 वर्ष तक बनी रहेगी नियत तारीख से, ठीक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष में किया गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष में किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1974-75 में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 49 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु 1,50,000 की सहायता दी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैदानी क्षेत्र में आवास हेतु 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 की सहायता है वो दी जाती है, तो यहाँ पर 1,50,000 है वो गलत दे रखा है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 की अतिरिक्त राशि दे है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 इसमें क्या है सही है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो ये जोधपुर में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों, अब अपन भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 51 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में कौन सी गैस भरते हैं? उनके थैलों में कौन सी गैस भरते हैं? तो दोस्तों उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है, तो वो क्या करता है? तो वो करता है, वो कौन सा प्रोग्राम है? तो उसका नाम है दोस्तों स्पाईवेयर, स्पाईवेयर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में यानी कि एक उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों राउटर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राउटर। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, जल जनित रोगों के रोकथाम के उपायों को प्राथमिकता के सही क्रम में लगाएं। जल जनित रोगों के रोकथाम के उपायों को प्राथमिकता के सही क्रम में लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही क्रम में अपने को क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सुरक्षित जल स्रोतों का संरक्षण
खुले में शौच पर रोक, उबला हुआ या शुद्ध पानी पीना 3 और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कैंसर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बताइए, कैंसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कोट भाषा में नहीं सॉरी, कौन सा कथन गलत है, सिर्फ इतना ही बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें यह कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित और वृद्धि है। यह कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि है, बिल्कुल सही है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक संक्रामक रोग है जो छूने से फैलता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसके उपचार की प्रमुख विधियां हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लैंडफिल में लीचेट बनने और भूजल तक पहुंचने के चरणों को क्रमबद्ध करें। लैंडफिल में लीचेट बनने और भूजल तक पहुंचने के चरणों को क्रमबद्ध करें। यहाँ पर 4 कथन दोस्तों दे रखे हैं, अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। अब इसमें देखिए दोस्तों, चरणों को क्रमबद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पानी कचरे से होकर रिसता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यह हानिकारक पदार्थों को घोलता है। फिर दूषित तरल लीचेट लैंडफिल के तल पर इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर यह भूजल को दूषित कर सकता है, तो ये 4। तो यहाँ पर 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विटामिनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है विटामिनों के संबंध में? यहाँ पर देखिए, इसमें विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये गलत हो जाएगा। बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील है, यहाँ पे वसा में नहीं, ठीक है। वसा में घुलनशील तो विटामिन ए, डी, ई और के है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। और देखिए, विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य और अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, गलत कथन है ये। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अस्थि और उपास्थि के बीच सही अंतर बताता है? कौन सा कथन है अस्थि और उपास्थि के बीच सही अंतर बताता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचना है, जबकि उपास्थि एक नरम और लचीली संयोजी उत्तक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कॉलम ए भाग और कॉलम बी विवरण। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है कि किसका क्या कार्य है। धमनी का कार्य क्या है? तो दोस्तों धमनी का कार्य रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। और शिरा का कार्य क्या है? शिरा का कार्य है वो दोस्तों ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन, फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर, ठीक है। तो ये इसका कार्य है। और देखिए दोस्तों, इसमें केशिका केशिका का कार्य क्या है? केशिका का कार्य है रक्त कोशिकाओं और हृदय के बीच पदार्थों का विनिमय। और फुफ्फुस शिरा का कार्य है फेफड़ों और ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बीसीएडी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरणों का सामान्य क्रम क्या है? दोस्तों किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरणों का सामान्य क्रम क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर ये 4 कथन दे रखे हैं, इनको क्रम में जमाना है। तो मैं आपको दोस्तों इसमें डायरेक्ट
बता देता हूं कि इसका क्रम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये इसका क्रम रहने वाला है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्लास को स्टॉप करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको, तो यहाँ पर 3 2 1 4 इसका यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दे रखा है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है जो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही है, दोनों ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें अभिकथन ए और तर्क आर दे रखा है। अभिकथन ए और तर्क आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तर्क आर देखिए समतल दर्पण के परावर्तन के बाद समानांतर किरणें वास्तव में कभी नहीं मिलती। समानांतर किरणें हैं वो दोस्तों वास्तव में कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन तो इसमें क्या है, सत्य है, लेकिन दूसरा कथन दोस्तों इसमें यह गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कभी नहीं मिलती, यह माना जाता है कि वे अनंत पर मिलती है। तो यहाँ पर इसमें ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, कॉलम ए युक्ति और कॉलम बी उद्योग। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग है वो किस में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का तो ये रियर व्यू मिरर है, ये रियर व्यू मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, और प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी डी, सी ए बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी ए बी डी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है के विटामिन। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जीवाणु, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीवाणु। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आयरन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आयरन। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कॉलम ए में मिश्र धातु है और कॉलम बी में मुख्य घटक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पीतल, दोस्तों पीतल है, ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। तो तांबा और जस्ता की यानी कि कॉपर और जिंक, ठीक है। और सोल्डर है, ये दोस्तों लेड और टिन की मिश्र धातु है, लेड और टिन की ये क्या है मिश्र धातु है। और स्टेनलेस स्टील, इसमें दोस्तों जंग नहीं लगता, ये लोहा यानी कि आयरन निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है दोस्तों ये इसमें। और अमलगम में मरकरी पारा और अन्य धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पर बी ए डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट दोस्तों पश्चिमी घाट माना जाता है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एक ही जीन के वैकल्पिक या विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है युग्म विकल्पी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
निम्न चित्र में हिरण किस स्तर पर आएंगे? तो दोस्तों हिरण है वो कौन से स्तर पर आएंगे? तो यहाँ पर देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये डायग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पर लेवल 2 पे आएंगे। दोस्तों लेवल 2 क्या है? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए बोराज तालाब किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बोराज का तालाब है, ये कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, एफएमडी रोग से बचाव हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? एफएमडी रोग से बचाव हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये बगरू से किया गया। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान युवा शक्ति दिवस कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों युवा शक्ति दिवस है ये 17 मार्च को आयोजित किया गया। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दिवस समारोह 2026 के दौरान पंडून का कड़ा गायन की प्रस्तुति किसने दी? तो वो दी दोस्तों उस्ताद गफरुद्दीन खान मेवाती ने। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गफरुद्दीन खान मेवाती। आगे देखिए राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों, ये 6 नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, विकसित राजस्थान रन 2026 को किसने हरी झंडी दिखाई? विकसित राजस्थान रन 2026 को किसने हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। 6 नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज सखी जिला स्तरीय सरस मेला जोदाना 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो दोस्तों ये राज सखी जिला स्तरीय सरस मेला जोदाना 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। यहाँ पर इसमें सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये प्रथम स्थान प्राप्त जयपुर ने किया है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन सही, जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 की थीम क्या रही? विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 की थीम क्या रही? तो वो है सुरक्षित उत्पाद अस्वस्थ उपभोक्ता। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है दोस्तों चरक भवन सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा? होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों कहाँ पर है? तो ये टपुगड़ा में स्थापित किया जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन सही, टपुगड़ा में। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसमें डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डायमंड अवार्ड। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में राजस्थान पंच गौरव राजसखी एवं उद्योग मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में राजस्थान पंच गौरव राजसखी एवं उद्योग मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों, शेखावाटी का नाम आया है तो सीकर में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनना है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 14 से 19 मार्च 2026 तक स्वच्छता सप्ताह मनाया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 16 मार्च को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विशेष फोकस रखा, 16 नहीं 15 मार्च होता तो ये सही होता, इसलिए अपना एक सही है केवल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 मार्च को। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए भाग 4 में अपन दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए 86 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ए और तर्क आर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए अभिकथन ए में 9 और 16 का मध्यानुपाती 12 है। दोस्तों 9 और 16 का मध्यानुपाती 12 है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे 16 इंटू 9 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 144, और 144 में 12 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 12 ही आएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, अभिकथन ए है वो सही है। आगे देखिए दो संख्याएं ए और बी का मध्यानुपाती रूट ए बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कथन क्या है, सॉरी ये भी तर्क है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम सॉरी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन दो संख्याओं का योग है वो क्या होगा। देखिए मुझे मैथ कम आती है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लैसे अपना यहाँ पर कितना है 60 है, ठीक है, और मैं से कितना है तो दोस्तों 3 है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, लसप इंटू मैसप बराबर दो संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पर इसमें 60 इंटू 3 बराबर एक्स एक्स माइनस 3, बस इसको काटना है। तो यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 180, 60 इंटू 3 180, बस इसको काट लीजिए। अपना इसमें सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों 27। कितना आ जाएगा 27। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है और अंतिम 14 का 36.5 है। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया गया है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष संख्याओं का औसत है वो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 28 संख्याओं का औसत निकालना है तो दोस्तों 35 इंटू 28 कर लीजिए। तो 35 इंटू 28 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 980। पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है तो 15 इंटू 33 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 495, ठीक है, और अंतिम 14 का 36.5 है तो यहाँ पे 14 इंटू 36.5 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 511। अब ये 495 और 511 को जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 1006, ठीक है। अब 1006 में से ये 980 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 26। कितना आ जाएगा 26 है। अब नया औसत निकालना है तो दोस्तों 980 में से 26 माइनस करके 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 954। 954 और 954 में देखिए 15वीं संख्या है तो यहाँ पर 27 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 सही 1/3। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो वस्तुओं का क्रम मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपए है। दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें 2700 ऑप्शन उठा के कर लीजिए, 2700 इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इसे 700 रुपए में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो उसे 60% का लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य क्या है। तो दोस्तों वस्तु का क्रम मूल्य क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों वस्तु का क्रम मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रम मूल्य हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन उठा के कर लीजिए 500, ठीक है, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें आप देखिए यदि छूट नहीं दी गई होती तो 60% का लाभ होता।
12% की छूट देने के बाद इसे 700 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पर 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा और 800 रुपये इसका अंकित मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य 500 रुपये। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े, पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 20/100 प्लस 20 इंटू 100, बस ये सूत्र है। तो यहाँ पर इसमें 20/120 इंटू 100 यानी कि 16 सही 2/3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 में बढ़कर 1668 रुपए हो जाती है। इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष में हो गया कितना 1512 और 4.5 में हो गया 1668, तो इनमें से माइनस कर लीजिए इनको। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 156, और ये 156 है, ये कितने 1.5 वर्ष का है यानी कि 18 महीने का है। तो दोस्तों ऐसे करके निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 26/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज दर है ये 26/3। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या होगा। भाई इनका सबसे पहले तो पी क्यू और आर का अनुपात निकाल लीजिए, 14,000, 18,000 और 24,000, फिर इनके अनुपातों का योग कर लीजिए। कुल लाभ दोस्तों यहाँ पर दे ही रखा है 25,480। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर है वो दोस्तों 1820 रुपए होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, एक देखिए पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/8 और महिला द्वारा किया गया 1/12, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यदि एक्स महिलाएं कार्य करेगी तो दोस्तों 2/8 प्लस x/12 बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x/12 बराबर 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पर x बराबर 12/1/4, तो यानी कि 3 महिलाएं अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, एक ट्रक है 14 घंटे तक यात्रा करता है और इस दौरान पहली आधी दूरी 36 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 48 किलोमीटर की चाल से करता है। ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुल दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों 576 किलोमीटर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या जब उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है तब 20% कम होता है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसमें 4% की कमी होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4% की कमी। सही उत्तर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेमी, 12 सेमी और 8 सेमी है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेमी वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, ठोस घनाभ की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 12 और घनाभ की ऊंचाई है 8 है। घन की भुजा दे रखी है दोस्तों 2। तो यहाँ पर नए घन का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए इसमें 14 इंटू 12 इंटू 8 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों 168 घन आ जाएगा। कितना 168 घन। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए तालिका में 3 दिनों में 4 प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या को दर्शाया गया है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंतर्गत अपने को ये प्रश्न को हल करना है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें पृष्ठों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसमें 40 यानी कि 4071 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4071। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी देखिए ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 8:15 आएगा इसका सही उत्तर। इसमें देखिए 8:15 आएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है। 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें 2:1 आएगा दोस्तों। जिस यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मैथ वाले प्रश्नों को आप हल कीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम पे इनका हल है वो आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप वहां जाके भी इनके हल है वो देख सकते हैं। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।